देखिए स्टूडेंट, आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 18 देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। सुरेश परचेज 8000 इक्विटी शेयर इन अप्सरा लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर फॉर 86380। तो सुरेश की बुक्स में इक्विटी शेयर इन अप्सरा लिमिटेड अकाउंट बन रहा है, डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट एंड डिविडेंड एंड सेम इधर, और ये आपके मिडिल लाइन है। अब आपने खरीदे हैं 1 दिसंबर को तो टू बैंक 8000 शेयर खरीदे, 86380 में खरीदे। ऑन 1 फरवरी सुरेश ने और परचेज किए 2000 शेयर, 27800 कम राइट। ठीक है, 1 फरवरी को टू बैंक 2000, 27800 कम राइट है, ध्यान रखना, इसका मतलब इसके अगेंस्ट डिविडेंड आएगा। ऑन 31 मार्च अप्सरा लिमिटेड प्रपोज 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। 4 के बदले में 1, 4 के बदले में 1 आपको जो है वो राइट शेयर मिलेगा। राकेश रेमिटेड ₹12 पर शेयर ऑन सेम डे एज डिमांडेड बाय द कंपनी फॉर 80% ऑफ द प्रपोज राइट शेयर। 80% शेयर उसने कहा मैं ले लूंगा। देखो पहली बात तो 4 के बदले में 1 है, तो अपन को पोजीशन अभी देखनी पड़ेगी कि हमारी पोजीशन आज की डेट में क्या है। हमारे पास 8 और 2 10 शेयर है, 10,000 शेयर। तो 4 के बदले में आपको कितने मिल रहे हैं? 4 के बदले में आपको मिल रहा है 1 राइट शेयर। तो 1 के बदले में कितना मिलेगा? 1/4। तो बताओ 10,000 के बदले में कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 2500 शेयर। और आप 80% शेयर ही खरीदना चाहते हो तो आप 2000 ही शेयर ही खरीदोगे। तो आपने 2000 शेयर के लिए 12 रुपये उसी दिन भेज दिए, इमीडिएटली भेज दिए। तो 2000 इंटू 12, 24,000 का जो पेमेंट है वो आपने हाथों हाथ कर दिया और परचेज कर लिए अपने शेयर्स। ये थे राइट शेयर। ही रिनाउंस्ड रिमेनिंग 20% शेयर, यानी 2500 में से तो 2000 लिए, बाकी 500 शेयर का राइट उसने बेच दिया। किसको? इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड फॉर 2.5। तो 500 शेयर पे 2.5 रुपीज आपको मिलेंगे बाय बैंक 1250 रुपए। ये आपकी इनकम हो गई। ठीक है। अप्सरा लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर इनको डिविडेंड मिल रहा है। अब देखो ऐसा है, 2 रुपए का जो डिविडेंड इसको मिल रहा है, इसमें से कुछ शेयर तो उसने इस साल खरीदे और वो कम राइट डिविडेंड उन पे था, तो वो अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो आपके 1250 रुपए है ना, ये यहाँ अगेंस्ट में नहीं आ सकते। ये 1250 रुपए इस इनकम में आएंगे, जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था उस तरीके से। तो ये डिविडेंड की इनकम में आएंगे, यानी इनकम में आएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। देखो वैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि ये कम राइट है, यानी ये जो आप खरीद रहे हो इसमें आपका राइट जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये जो राइट है यही आपको मिला है, तो आप इसी राइट के अगेंस्ट ये राइट शेयर जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। इस कंडीशन में ये राइट अगर आप बेच रहे हैं तो इसको इसकी कॉस्ट के अगेंस्ट भी एडजस्ट किया जा सकता है ऑप्शन में। पर क्योंकि हमने पुराने क्वेश्चंस में भी डिविडेंड में ही लिखा है, इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको हम फ्रेश इनकम ही मानेंगे, इसको कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, टोटल आपके पास 10,000 शेयर हैं। 10,000 पे 2 रुपये मिल रहे हैं, टोटल 20,000। आप इसको इंडिविजुअली देख लो। 8,000 शेयर पे आपको 2 रुपये मिलेंगे, 16,000। और 2,000 शेयर पे आपको 2 रुपये मिलेंगे, टोटल 14,000। ये 8,000 शेयर आपने 1 दिसंबर को लिए थे, ये 2,000 शेयर आपने 1 फरवरी को लिए थे। तो टोटल 20,000 रुपये का डिविडेंड आपको मिला है। 16,000 पहले इसकी बात करते हैं। ये 16,000 रुपये का डिविडेंड जो है ना, वो पूरे 12 महीने का डिविडेंड है, मतलब पूरे साल का है। और हमने ये 1 दिसंबर को खरीदे, तो इससे 1 दिसंबर से पहले कितने महीने होते हैं? 8 महीने। तो इससे पहले का 8 महीने का डिविडेंड कितना होगा? ये रहा। इसको बोलेंगे प्री परचेज या प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड, यानी खरीदने से पहले का डिविडेंड। और बाकी के जो 4 महीने हैं, बाकी के जो 4 महीने हैं उसका अपन यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो 16,000 है 12 महीने का, तो बताओ 4 महीने का कितना होगा? ये हो गया पोस्ट परचेज पीरियड, यानी 1 दिसंबर के बाद का। तो ये है 1 दिसंबर से पहले का और ये 1 दिसंबर के बाद का। सेम यही 4,000 का डिविडेंड आपको मिला, ये 1 फरवरी को खरीदे थे आपने। तो 4,000 तो 12 महीने का है, 1 फरवरी से पहले कितने महीने बीत चुके हैं? 10 महीने। तो 10 महीने का डिविडेंड कितना होगा? और सेम यही 4,000 12 महीने का है, तो 1 फरवरी से महीने बचे, फरवरी और मार्च 2 महीने, तो 2 महीने का डिविडेंड कितना होगा? तो इस तरीके से आपके प्री वाले पीरियड का टोटल आ गया 14,000 और पोस्ट वाले पीरियड का आ गया 6,000। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनको अलग अलग करने का क्या फायदा? तो देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो 14,000 रुपये का डिविडेंड है ये कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड।
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 AS 13 आपको ये कहता है कि जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है उसका यूज करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए। वापस बोल रहा हूँ, AS 13 ये कहता है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर आपको कोई मिला है तो उसका यूज आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए। तो 14,000 का यूज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से कम होते हैं, हमें कम करना है, इसीलिए हमने 31 मार्च का 14,000 रुपये का जो अमाउंट है इसकी क्रेडिट साइड में लिखा है। ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की वजह से लिखा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है वो 14,000 रुपये से कम हो जाए। देखो एक्चुअली क्या है कि जब आपने यहाँ खरीदे थे तो ये कम डिविडेंड थे, यानी जब आपने खरीदा होगा तो सामने वाली पार्टी ने आपसे डिविडेंड के लिए भी कुछ अमाउंट लिया होगा और वो टोटल अमाउंट इसके अंदर शामिल भी है। तो जब आपको डिविडेंड मिलेगा तब आप कहोगे सर जो हमने पे किया था उसमें डिविडेंड शामिल था, अब हमें डिविडेंड मिल गया है तो हम उससे क्रेडिट कर देते हैं, जिससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदे थे ना उनमें खरीदने की कॉस्ट कम हो जाएगी और एक्चुअल कॉस्ट जो है ना वो सामने आ जाएगी। इसीलिए प्री एक्विजिशन का डिविडेंड जो है वो डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जिससे कि इसको जो खरीदने की कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि उस खरीदने की कॉस्ट में डिविडेंड ऑलरेडी शामिल था, कम डिविडेंड था ना इसलिए। अब बात आती है कि सर ये 6,000 क्या है, ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ये आपके खरीदने के बाद का है, तो ये तो आप ही की इनकम है, इसमें सोचना क्या है। तो ये 6,000 रुपये जो है वो आपकी इनकम में यहाँ दिखाया जाएगा, ये 6,000 रुपये यहाँ दिखाया जाएगा। तो आगे लिखा है you are required to prepare the investment account in columnar form in the books of Suresh assuming on 31st March when its annual account books are closed। जो कोटेड वैल्यू 12,000 शेयर की है वो 1,18,000 है, यानी मार्केट प्राइस से 1,18,000। अब हमें देखनी पड़ेगी कि हमारी एग्जैक्टली वैल्यू क्या रहती है। तो ये वैल्यू तो इन्होंने यहाँ लिख दी, पर ये कैसे आई वो अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कोटेड वैल्यू हमको पता लग गई कि मार्केट प्राइस 12,000 शेयर की कितनी है, 1,18,000। कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी। तो देखिए आपकी टोटल कॉस्ट है 1,38,180 और ये कितने शेयर की है, ये 12,000 शेयर की कॉस्ट, ये है 12,000 शेयर की कॉस्ट। देखिए 1,38,180 आपका डेबिट है, यानी इतने खर्चे आपके लगे हैं 12,000 की शेयर खरीदने के लिए। उसमें से ये 1,250 और 14,000, अगर इन्होंने 1,250 यहाँ लिया है, मैंने वैसे 1,250 यहाँ लिया है, इन्होंने यहाँ लिया, तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, अदरवाइज आप 1,250 लेस मत करना। पर आपने इस पे कमाए कितने, 14,000 ये और 1,250 ये, तो ये लेस भी हो जाएंगे भाई। 138 तो आपके लगे और 1,250 और 14,000 आपके मिल भी गए, तो ये दोनों मिल के होते हैं 15,250, इसको लेस भी करना पड़ेगा। इससे आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी 1,22,000। तो नेट कॉस्ट है 1,22,000, मार्केट प्राइस है 1,18,000, हमें लेना है दोनों में से जो कम, तो दोनों में से कम कितना है, 1,18,000। तो मुझे ये 1,18,000 रुपये जो है वो यहाँ या क्लोजिंग वैल्यू में लेने पड़ेंगे। बैलेंसिंग फिगर में आपका P&L अपने आप आ जाएगा कि आपका P&L कितना आया, 6,000 रुपये, ठीक है। और अगर 1,250 यहाँ लिखा हुआ है तो फिर ये आपका आ जाएगा 7,250 रुपये। ये अजम्पशन पे है कि आप 1,250 यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं, ये आपके अजम्पशन पे डिपेंड करेगा।